हर क्लास में एक रामलाल होता है क्या? तो कार्यक्रम चालू करें अपना। तो ठीक है, किसको याद कर रहे थे? कालीबंगा को। किसको याद कर रहे हो? और 49 उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? एक तो पूर्व राजस्थान संघ में विलय कब हुआ, देखो इसमें दोनों डेट आ गया ना, इसमें आंसर 11 अप्रैल होगा। इसमें आंसर क्या होगा? 11 अप्रैल। ठीक है, अपन वो एग्जांपल लिख के देखते भी सही है ना। 11 अप्रैल को उन्होंने क्या कर दिए थे? साइन कर दिए थे। तो अगर ऐसा प्रश्न अगर 11 अप्रैल पहले ऑप्शन में हो तो पहले आंसर इसका क्या आएगा? 11 अप्रैल। अगर 11 अप्रैल नहीं होता तो फिर अपन 18 अप्रैल को क्या करते हैं? आंसर भरते। इसमें आंसर 11 अप्रैल रहेगा भैया ना। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी है इसमें। पूर्व राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? तो 11 अप्रैल आएगा इसका आंसर, क्योंकि उन्होंने साइन जो है वो कब कर दिए थे? 11 अप्रैल को कर दिए थे, इसलिए ना। ठीक, और बस एक ही था। ठीक है, तो अपनी बात अपन शुरू करें। अपन लोग कालीबंगा के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? और कालीबंगा के बारे में लास्ट लाइन कहां छोड़ी तुमने? कि एक तो तुमने कालीबंगा में अग्निवेदिकाएं बनाई कि नहीं बनाई? कालीबंगा में तुमने अग्निवेदिकाएं बनाई थी। किस आकृति की थी? आयताकार आकृति की। कितनी थी? 7 थी। कौन से वाले सेक्शन में मिली? हाँ, कि कौन से वाले सेक्शन में मिली है? दुर्ग वाले सेक्शन में मिली है। ठीक है, तंदूरी चूल्हे बनाए कि नहीं बनाए? बना दिए। किस आकृति के? बेलनाकार और तंदूरी चूल्हे मिले हैं, तो आइडिया लगता है कि उन लोगों का कनेक्शन कहाँ के लोगों से था? मेसोपोटामिया के लोगों से था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं तुम्हें पूछूं कि तुम्हें कालीबंगा के अंदर कोई कंगा मिला कि नहीं मिला? मिला है। किसका बना था? आधी रात का। तुम्हें कोई बेल का मॉडल मिला कि नहीं मिला? मिला। किसका बना था? तांबे का बना है। और तुमने लिखा भी था कि एक वर्ड लिखा था हाइड्रोसिफोलिस। क्या वर्ड लिखा है? तो तुम लोग मुझे बताओ कि हाइड्रोसिफोलिस क्या है? हाँ, कि मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। और अपने लिखा भी था एक बालक की खोपड़ी मिली जिसमें कितने छेद हो रखे हैं? 6 छेद हो रखे हैं। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? हाइड्रोसिफोलिस क्या दिया है? नाम दिया है। ठीक है, और इसके अलावा हमने शायद कुछ बातें ऐसी भी लिखी है कि कालीबंगा में नगर जो है वो कौन से डायरेक्शन में मिला है? तो नगर जो है वो कहाँ मिला है? पूर्व के अंदर। पश्चिम में क्या मिला? दुर्ग मिला। दोनों में एरिया कौन सा ज्यादा बड़ा है? नगर वाला क्षेत्र क्या है? ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अगर हमने शायद ऐसा भी कहीं लिख दिया है कि एक आदमी कह रहा है कि मैंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, तो उस इतिहासकार का नाम क्या बताओगे? दर्शन शर्मा। इसके अलावा कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य थे या नहीं थे? थे। तो कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं दक्षिण पूर्व दिशा में। किस डायरेक्शन में मिले हैं? तो कल से आगे लिखना शुरू करो। देखो एक बार लिखो, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य दक्षिण पूर्व दिशा में मिले हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य दक्षिण पूर्व दिशा में मिले हैं। कालीबंगा में दुर्ग के साक्ष्य दक्षिण पूर्व दिशा में मिले हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में मिले हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में मिला है। अब देखो यहां से आगे क्या, वो देखो कि कालीबंगा में जो है वो किसका भी जम के यूज हुआ है? ईंटों का। ठीक है, अब ईंटें जो है यहाँ पे दोनों तरह की। यहाँ पे किस प्रकार की ईंटों का यूज भी हुआ है? कच्ची। तो यहाँ पे किस प्रकार की ईंटों का यूज भी हुआ है? पक्की। तो कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग जो है वो कहाँ हुआ है? कालीबंगा में। अब कालीबंगा में कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का यूज किया जा रहा है। और हमें कोई कहे कि जैसे आज के जमाने में अपने को अपना मकान बनाना है, तो तुम कच्ची ईंटों का बनाना पसंद करोगे, पक्की ईंटों का? पक्की ईंटों क्या बना लेंगे? मकान। लेकिन ये वो लोग थे जहां पक्की ईंटें मौजूद थी, उन लोगों के पास पक्की ईंटें मौजूद थी, फिर भी उन लोगों ने कच्ची ईंटों के क्या बनाए हैं? फिर भी उन लोगों ने कच्ची ईंटों के क्या बनाए हैं? मकान बनाए। फिर भी उनके पास पक्की ईंटें मौजूद थी। अब इन लोगों ने ऐसा क्यों किया कि पक्की ईंटें मौजूद है फिर भी उन्होंने कच्ची ईंटों के मकान क्यों बनाए? बैंड होंगे बजट तो रुपए पैसे। एक तो ऐसा हो सकता है कि वो भूकंप आता होगा, पक्की ईंटों का मकान गिरेगा, माथे में ज्यादा लगेगी, कच्ची ईंटों कम लगेगी। देखो क्या है कि यहाँ पे बात नहीं, इसमें साइंस है, इसके पीछे क्या है? साइंस है। अब ये वो जमाना इतना पुराना जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन सूरज तो उगता ही होगा। ठीक है,
कूलर, पंखा, एसी कुछ भी नहीं था। लेकिन सूरज उगता तो गर्मी पड़ती होगी, और गर्मी पड़ती है तो अगर ये पक्की ईंटों के मकान बनाएंगे तो कमरे तपेंगे, कमरों का तापक्रम क्या होगा, ज्यादा। लेकिन कच्ची ईंटों के बने मकान क्या रहेंगे, ठंडे रहेंगे, उनके तापक्रम के अनुकूल बने रहेंगे। इस पक्की ईंटें होने के बावजूद भी कच्ची ईंटों के क्या बना दिए इन्होंने, मकान बना दिए। और पक्की ईंटों का भी यूज किया है। और पक्की ईंटों का यूज इन्होंने किसके लिए किया है, जल निकासी के लिए। और पक्की ईंटों का यूज जो है इन्होंने जल निकासी के लिए क्या बनाने में किया है, क्या बनाने के लिए किया है, नाले। ये भी सही है कि भाई अगर पक्की ईंटों की, अगर ये कच्ची ईंटों की अगर नालियां बना देंगे तो बाबा पानी लगने से वो तो बह जाएगी, लेकिन पक्की ईंटों की नालियां जो है वो लंबे समय तक क्या होगी, बनी रहेगी। लेकिन यहाँ एक चीज देखने लायक है कि पक्की ईंटों की नालियों के प्रमाण पूरी कालीबंगा सभ्यता के अंदर नहीं मिला है। केवल जल निकासी के लिए नालियों के प्रमाण केवल कौन से वाले क्षेत्र में मिला है, दुर्ग वाले क्षेत्र में ही मिला। बाकी नगर वाले पोर्शन में जल निकासी के लिए नालियों का कोई प्रमाण नहीं था। और इतिहास वाले यूं भी कहते हैं कि जब हम कौन से वाले सेक्शन में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि बड़ी सिस्टमेटिक ढकी हुई पक्की ईंटों की क्या बनी हुई है, क्या बनी हुई है, नालियां बनी हुई है। और यहाँ से खास क्या वो देखो कि ये कहते हैं कि जब हम दुर्ग वाले सेक्शन में जा रहे थे नालियों के सारे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक जगह ऐसी आई कि अचानक से पक्की ईंटों की नालियां क्या हो गई, खत्म। और वहां आगे से किसकी नालियां स्टार्ट हो गई, लकड़ी की नालियां क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो इतिहास वाले थोड़े से ठहर जाते हैं, इतिहास वाले थोड़े से ठहर जाते हैं कि यार ये पक्की ईंटें तो पक्की, भी सिटी के लोग हैं ना, ये कहाँ के लोग हैं, सिटी के लोग हैं, शहर के लोग हैं। और शहर के लोग तो एक ही प्रकार की चीजों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन इनके पास शायद जो है कहीं पक्की ईंटें खत्म हो गई तो इन्होंने किसकी नालियां ठोक दी वहां पे। तो इतिहास वाले थोड़े से ठहरते कि यार ये कहीं नगर के लोग तो हैं लेकिन उनसे थोड़ा सा कम है। और इसी आधार पर इस सभ्यता को डिक्लेयर किया जाता है कि ये कौन सी बस्ती भी है, दीनहीन बस्ती। मतलब सिटी के लोग तो हैं, नगर के लोग तो हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा क्या है, कम है। तो ये दीनहीन बस्ती भी हमारी किस सभ्यता को कहा जाता है, तो सभ्यता कौन सी है, कालीबंगा। तो कालीबंगा में दोनों प्रकार की ईंटों का यूज हुआ है, कच्ची ईंटों का भी हुआ तो पक्की ईंटों का यूज भी हुआ है। कच्ची ईंटों के क्या बने हुए हैं, मकान बने हैं। और पक्की ईंटों का यूज जल निकासी के लिए क्या बनाने में किया गया, नालियां बनाने में किया गया। और इसके अलावा यहाँ पक्की ईंटों की नालियों के साथ किसकी नालियां भी मिली है, लकड़ी की नालियां मिली है। अब यहाँ पे जो ईंटें मिली है, एक औसत ईंट का आकार कितना था, तो आप बताओगे कि एक औसत ईंट का आकार कितना है, 4:2:1। ये भी तुम्हें याद रखना है। जैसे कल तुमने शायद कालीबंगा में सड़कों का अनुपात लिखा था, लिखा क्या तुम लोगों ने, क्या था, हाँ वो 18, 36, 54, 72, 20 में डॉट लगा अपन ने ऐसा लिखा। तो कालीबंगा में एक औसत ईंट का आकार कितना था, 4:2:1। अर्थात 4 है तो कितना सेंटीमीटर है, 28, 2 है तो कितना है, और 1 है तो क्या है, 7 सेंटीमीटर। यानी 28 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर में बनी जो इनकी क्या थी, ईंट है। भाई ये 28 सेंटीमीटर क्या है, ईंट की लंबाई। भाई एक ईंट में 3 इकाइयां काउंट होती है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई भी अपन उसको कह सकते हैं। तो लंबाई कितनी है, 28 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होगी, ऊंचाई या मोटाई कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर होगी। और इसके अलावा ये वो सभ्यता भी है, ये वो सभ्यता भी है जहां से हमें कुछ डिजाइनर यानी अलंकृत क्या मिली है, ईंटें। या ये ईंटें जो है वो कहां मिली है, फर्श पर। तो अलंकृत ईंटें या अलंकृत फर्श भी हमें राजस्थान की कौन सी सभ्यता से मिला है, कालीबंगा से। तो कालीबंगा में मकान जो है तुम्हें किसके बनाने हैं, कच्ची ईंटों के। और पक्की ईंटों की तुम लोग क्या बना दोगे, नालियां। संपूर्ण नगर में हमें नालियों के लिए प्रमाण नहीं मिले, नालियों के प्रमाण केवल कौन से वाले सेक्शन में, दुर्ग वाले क्षेत्र में मिले। और पक्की ईंटों के नालियों के साथ वहां लकड़ी की नालियों की भी क्या मिल जाते हैं, प्रमाण मिल जाते हैं। तो लिखना शुरू करो। देखें, देखो कालीबंगा में देखो कालीबंगा में देखो मकान कच्ची ईंटों के बने थे। कालीबंगा में मकान कच्ची ईंटों के बने थे, कालीबंगा में मकान कच्ची ईंटों के बने थे, कच्ची ईंटों के बने थे, कच्ची ईंटों के बने थे। वह पक्की ईंटों का प्रयोग, वह पक्की ईंटों का प्रयोग, वह पक्की ईंटों का प्रयोग जल निकासी के लिए, वह पक्की ईंटों का प्रयोग जल निकासी के लिए, जल निकासी के लिए नालियां बनाने में किया गया था। वह पक्की ईंटों का प्रयोग जल निकासी के लिए नालियां बनाने में किया गया था। पक्की ईंटों का प्रयोग जल निकासी के लिए नालियां बनाने में किया गया था, जल निकासी के लिए नालियां बनाने में किया गया था। नेक्स्ट लिखो,
लिखो कालीबंगा में, लिखो कालीबंगा में जल निकासी के लिए, लिखो कालीबंगा में जल निकासी के लिए, कालीबंगा में जल निकासी के लिए नालियों के प्रमाण, कालीबंगा में जल निकासी के लिए नालियों के प्रमाण, कालीबंगा में जल निकासी के लिए नालियों के प्रमाण, जल निकासी के लिए नालियों के प्रमाण केवल दुर्ग वाले क्षेत्र से मिले हैं। देखो, जल निकासी के लिए नालियों के प्रमाण केवल दुर्ग वाले क्षेत्र से मिले हैं, 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 जहां पक्की ईंटों के साथ, जहां पक्की ईंटों के साथ, जहां पक्की ईंटों के साथ लकड़ी की नालियों के प्रमाण भी मिले हैं, जहां पक्की ईंटों के साथ लकड़ी की नालियों के प्रमाण भी मिले हैं। जहां पक्की ईंटों के साथ लकड़ी की नालियों के प्रमाण भी मिले हैं, वह इसी आधार पर, देखो, वह इसी आधार पर इस सभ्यता को, देखो, वह इसी आधार पर इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा गया है। इसी आधार पर इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा गया है, दीनहीन बस्ती कहा गया है, दीनहीन बस्ती कहा गया है। तो कालीबंगा सभ्यता के दो नाम निकल गए, एक तो नाम बहुधान्य कटक और एक क्या निकल जाता है, दीनहीन बस्ती। तो ये बहुधान्य कटक और दीनहीन बस्ती जो है, ये दोनों किस सभ्यता के नाम हो गए तुम्हारे लिए, कालीबंगा सभ्यता के नाम हो गए। नेक्स्ट लिखो, लिखो कालीबंगा में, जो लोग लेट जुड़े हैं अभी, हम 4-5 लाइन लिख चुके हैं ना, लिखो कालीबंगा में एक औसत ईंट का आकार, कालीबंगा में एक औसत ईंट का आकार, कालीबंगा में एक औसत ईंट का आकार 4:2:1। कालीबंगा में एक औसत ईंट का आकार 4:2:1, अर्थात 28 सेंटीमीटर, अर्थात 28 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, बस 7 सेंटीमीटर था। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ना, या मोटाई, लिखो, अर्थात 28 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर था। नेक्स्ट लिखो, लिखो कालीबंगा से, लिखो कालीबंगा से अलंकृत ईंट या फर्श, अलंकृत का मीनिंग होता है डिजाइनर, है ना, लिखो कालीबंगा से अलंकृत ईंट या फर्श के साक्ष्य भी मिले हैं, कालीबंगा से अलंकृत ईंट या फर्श के साक्ष्य भी मिले हैं, अलंकृत ईंट या फर्श के साक्ष्य भी मिले हैं। अलंकृत ईंट या फर्श के साक्ष्य भी मिले हैं, लिखा आप लोग ने सबने यहां तक, ठीक है। अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि कालीबंगा में अब कुछ बातें हमें ऐसी भी ढूंढनी है कि कालीबंगा सभ्यता में जो परिवार होंगे, ठीक है, अब परिवार एकल होंगे कि संयुक्त होंगे, ये तो सिंगल हो गया ना, तो कैसे होंगे, एकल। परिवार की सत्ता पितृ सत्तात्मक के मात्र सत्तात्मक, तो हमने ये बात पहले भी कर ली है, तो क्या है, मात्र सत्तात्मक। अब देखो यहाँ पे खास क्या, वो देखो कि यहाँ पे अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, किनके साक्ष्य मिले हैं, अब अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिल रहे, अपन थोड़ा बहुत आइडिया ये लगा पा रहे कि इनका कोई धार्मिक कर्मकांड या विधि विधान जरूर है। और ये पता है, ये सबसे बड़ी पूजा किनकी करते हैं, ये सबसे बड़ी पूजा इनकी करते हैं जो इनको दुनिया में लेके आती है। दुनिया में कौन लेके आती है, माँ। कौन लेके आती है, माँ। तो इस सभ्यता का समाज जो है, इस सभ्यता का समाज जो है वो क्या है, इस सभ्यता का समाज जो है वो क्या है, मातृ देवी उपासक, मतलब मातृ देवी की मूर्तियां बनाकर क्या करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। लेकिन यहाँ पे रहस्य देखो क्या है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए लिखा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो है वो क्या है, मातृ देवी उपासक। अब कालीबंगा भी भाग किसका है,
सिंधु घाटी का। तो इस हिसाब से कालीबंगा सभ्यता का समाज भी क्या होना चाहिए, माता देवी उपासक। लेकिन यहाँ पे रहस्य ये है कि 100% कालीबंगा सभ्यता का समाज भी माता देवी उपासक रहा होगा, लेकिन एक भी यहां से मातृ देवी की कोई भी प्रतिमा प्राप्त, माता देवी उपासक समाज जरूर है लेकिन माता देवी की कोई भी प्रतिमा यहां से प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा इस सभ्यता का एक क्या है, पवित्र वृक्ष। तो ये लोग जो है वो किसकी पूजा करते रहते हैं, पीपल की। इसके अलावा इन लोगों का एक पवित्र क्या है, पशु। और इन लोगों का पवित्र पशु जो है वो क्या है, तो एक सींग वाले किसकी पूजा करते हैं, ये बेल की। और इसके अलावा इन लोगों का एक पवित्र क्या है, पक्षी। और इन लोगों का पवित्र पक्षी जो है वो कौन सा है, हाजा पक्षी। एक तो हाजा तुम्हें समझ में आता है, जब क्या है कि अपने को घबराना नहीं कि अपन इतने बड़े हो गए या इतने मोटे हो गए, अपन ने ये चीज नहीं देखी, अपन जानते हैं, ठीक है। और जिसको हम आज के जमाने में क्या क्या कहते हैं, मोर, वो उस जमाने का क्या है, हाजा पक्षी। तो लिखना शुरू करो, देखें लिखो, इस सभ्यता में परिवार एकल, इस सभ्यता में परिवार एकल व मात्र सत्तात्मक थे, यानी माता का महत्व ज्यादा ना। लिखो, इस सभ्यता में परिवार एकल व मात्र सत्तात्मक थे, परिवार एकल व मात्र सत्तात्मक थे, परिवार एकल व मात्र सत्तात्मक थे। नेक्स्ट लिखो, लिखो लिखो इस सभ्यता का समाज, लिखो इस सभ्यता का समाज, इस सभ्यता का समाज मातृ देवी, इस सभ्यता का समाज मातृ देवी, मातृ देवी उपासक था, लेकिन इस सभ्यता का समाज मातृ देवी उपासक था, लेकिन इस सभ्यता का समाज मातृ देवी उपासक था, लेकिन मातृ देवी की, लेकिन मातृ देवी की कोई भी प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन मातृ देवी की कोई भी प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन मातृ देवी की कोई भी प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन मातृ देवी की कोई भी प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई थी। नेक्स्ट लिखो, देखो इस सभ्यता का, देखो इस सभ्यता का पवित्र वृक्ष पीपल, पवित्र वृक्ष पीपल। नेक्स्ट देखो पवित्र पशु, एक सींग वाला बेल, पवित्र पशु एक सींग वाला बेल। एक लिखो पवित्र पक्षी हाजा पक्षी, हाजा पक्षी यानी अपने लिए क्या है, मोर। पवित्र पक्षी लिखो हाजा पक्षी अर्थात मोर, अर्थात मोर। लिखा आप सब लोगों ने यहां तक, ठीक है। अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि इतिहास वाले यूं कहते हैं कि जब हम कालीबंगा के किस डायरेक्शन में घूम रहे थे, दक्षिण में, तो इतिहास वाले कहते हैं कि उन्हें दक्षिण के अंदर क्या मिला, क्या उन्हें दक्षिण के अंदर क्या मिला है, कब्रिस्तान। और कल भी अपन ने बात की थी कि कब्रिस्तान मिला, मतलब एक चीज कंफर्म है कि उस जमाने के लोग अमर नहीं थे, और मरते हैं तो मरते तो उन लोगों ने क्या बना रखा है, कब्रिस्तान बना रखा है। अब कब्रिस्तान में दोनों तरह के प्रोग्राम होते हैं, कब्रिस्तान में क्या होते हैं, दोनों तरह के प्रोग्राम होते हैं। दोनों तरह के प्रोग्राम मतलब उन्हें कोई दूसरे प्रोग्राम के बारे में नहीं सोचना है, जलाने का भी सीन है, अभी है भाई, जलाने का भी, दफनाने का भी। भाई मरने के बाद दो ही प्रोसेस होते हैं ना, या तो जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। तो ये कहते हैं कि दोनों तरह की चीजें यहाँ पे होती है। तो कब्रिस्तान के अंदर एक तो इतिहास वाले कहते हैं कि हमें किसके साक्ष्य भी मिले हैं,
किसके साक्ष्य मिले? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मीनिंग हमारे लिए क्या होता है? दाह संस्कार। और ये कहते हैं कि हमें यहाँ पे किसके प्रमाण भी मिले हैं? दफनाने के प्रमाण मिले। तो अपन एक एक करके बात कर लेते हैं कि सबसे पहले अपन अंत्येष्टि मतलब जलाने की बात कर लेते हैं। तो कालीबंगा में जलाने के प्रमाण भी है, शवों को तो दफनाने के प्रमाण भी है। अब तो क्या है कि जैसे अपन लोग आज के जमाने में जैसे अपन शव को क्या करते हैं? जलाते हैं, ठीक है। जलाने के बाद क्या करते हैं पता तुम्हें? घर पे आके स्नान करने के अलावा बताना। हाँ, अस्या लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं अपन? अस्या। अस्या किस में लाते हैं? जो भी कलश पात्र या जो भी हो। और फिर क्या करते हैं? पवित्र स्थान पे क्या कर देंगे? प्रवाहित कर देंगे। क्यों? आत्मा शांति। ठीक है, तो इतना ये लोग भी करते हैं, इतना ये लोग भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे खास क्या है वो देखो कि कालीबंगा के लोगों ने क्या किया? शव को क्या किया? जलाया, ठीक है। जलाने के बाद ये लोग भी क्या लेने गए? अस्या। जैसे जनरली हम लोग भी जाते हैं, ठीक है। और अस्या जिस भी पात्र कलश या चुगले के अंदर लाए होंगे, बस हम में और इनमें इतना सा टेक्निकल अंतर है कि हम उस अस्थियों के कलश को किसी पवित्र स्थान या नदी पे क्या कर देंगे? प्रवाहित कर देंगे। ये लोग नहीं करते। ये लोग जिस पात्र में अस्थियां लेके आए हैं उसको वापस कहां दफना देंगे? उसको वापस कहां दफना देंगे? जमीन में दफना देंगे। और ये किस प्रकार का शवाधान हो जाएगा? तो ये किस प्रकार का शवाधान हो जाएगा? तो ये किस प्रकार का शवाधान हो जाएगा? कलश। बस हम में और उनमें टेक्निकल अंतर यही है कि हम जिस कलश में अस्थियां लेके आए उस कलश को अपन पवित्र स्थान पे क्या कर रहे हैं? प्रवाहित कर रहे हैं। ये प्रवाहित नहीं कर रहे, उन अस्थियों के कलश को वापस कहां दफना रहे हैं? जमीन में। यहाँ से कालीबंगा के लोगों की एक बहुत अच्छी बात पता पड़ती है। और पता है क्या अच्छी बात पता पड़ती है? हाँ, कि भाई वो प्रकृति के प्रति कितने सजग थे, है। वो जल प्रदूषण नहीं होना भाई। इनके पास भी तो गग्गर नदी बह रही है, बह रही कि नहीं बह रही है? बह रही है। ये चाहते तो अस्थियां किसमें भी प्रवाहित कर सकते थे? गग्गर नदी में प्रवाहित कर सकते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। मतलब ये जल प्रदूषण के बारे में सोच रहे हैं। किसके बारे में सोच रहे हैं? यानी वो अपनी नदी को बचाना चाहते हैं। और आज के जमाने के लोग हम क्या कर रहे हैं? बर्बाद तो ठीक है, और हम उसमें क्या कर रहे हैं? प्रवाहित कर रहे हैं। मतलब ये इतने पुराने जमाने के लोग भी बड़े साइंटिफिक थे। उनको पता है कि अस्थियां अगर हम नदी में प्रवाहित करेंगे तो हमारा नदी का पानी क्या हो जाएगा? दूषित हो सकता है। तो उन्होंने इसको बचाने की कोशिश की और अस्थियों के कलश को नदी में प्रवाहित नहीं किया, इन्होंने वापस कहां दफना दिया? जमीन में। तो ये किस प्रकार का शवादान हो गया? कलश शवादान हो गया। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि ये तो जलाने वाला सीन हो गया। अब हमें बात करनी है किसके लिए? दफनाने वाले सीन के लिए। दफनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ठीक है, क्या बनानी पड़ेगी? कब्र बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब इतिहास वाले कहते हैं कि जब हम कालीबंगा में थे तो इतिहास वाले कहते हैं कि उनको कितनी आकृति कब्र मिली है? 3 आकृति क्या मिली है? कब्र। अब 3 आकृति की कौन कौन सी? तो एक तो वो कहते हैं कि इनको किस आकृति कब्र मिली है? आयताकार। आयताकार मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। और एक जो मिली है ये कहते हैं कि हमें किस आकृति की कब्र मिली है? वर्गाकार यानी राउंड। और इसके अलावा ये लोग कहते हैं कि एक हमें किस आकृति की कब्र में मिली है? किस आकृति की मिली है? मिश्रित। मिश्रित का मीनिंग क्या हो जाएगा? आदि तो क्या होगा? आयताकार, और आदि क्या हो जाएगा? तो ये मिश्रित हो गई। अब यहाँ पे है क्या वो देखो कि एक एक करके बात करते हैं कि सबसे पहले किस आकृति कब्र के बारे में। तो इतिहास वाले कहते हैं कि सबसे ज्यादा उन्होंने कालीबंगा में किस आकृति की कब्र को देखा है? तो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा उन्होंने किस आकृति कब्र को देखा है? आयताकार। अब इतिहास वाले क्या कहते हैं कि जब हमने आयताकार आकृति कब्र को देखा सबसे ज्यादा थी, और उसमें क्या थे? शव थे। और वो कहते हैं कि इसमें शवों को किनके साथ दफनाए गए थे? तो आप बताओगे कि शव को किनके साथ दफनाए गए थे? मृदभान। मृदभान का मीनिंग होता है मिट्टी के बर्तन। क्या होता है? तो शवों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाना ये हमारी कहां की विशेषता है? कालीबंगा। और कालीबंगा में शवों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया गया, ऐसा किस आकृति की कब्र में मिला? तो आप बताओ केवल किस आकृति की कब्र में है? आयताकार। और इतिहास वाले यूं भी कहते हैं कि जब हमने आयताकार आकृति की कब्र में शव को देखा तो वो लोग यूं क्या कहते हैं कि हमने देखा कि शव का सिर जो है वो किस दिशा में हो रखा है, और वो कहते हैं कि शव का पैर जो है वो किस दिशा में हो रखा है? तो किस में हो रखा है? दक्षिण। तो इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। उत्तर तो सिर उत्तर में होंगे तो बेचारे पैर वैसे भी कहाँ होना है? दक्षिण में। लेकिन इतिहास वाले को ढूंढ के लिखेंगे हम लोग तो कि उत्तर में सिर और पैर कहाँ है? दक्षिण में, ठीक है। इसके अलावा जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? वृत्ताकार। और वृत्ताकार आकृति वाली कब्र इसलिए काम की है क्योंकि ये वही कब्र है जहां से इतिहास में किसके समाधान मिले हैं? किसके समाधान मिले हैं? युगल शवाधान के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब तो क्या है कि जनरली इतिहास में हम लोग मुगल पढ़ाते हैं, मुगल पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ लेकिन यहाँ पे वर्ड आ रहा है युगल। क्या वर्ड आ रहा है? पता है युगल का मीनिंग क्या होता है? जोड़ा।
यानी एक महिला एक पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। यानी क्या है, एक महिला एक पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। किस आकृति की कब्र में? वृत्ताकार आकृति की कब्र में या गोलाकार आकृति की कब्र में। अब एक महिला एक पुरुष को एक साथ यहाँ पे दफनाया गया। इससे तुम लोग क्या सीखे? होता है देखो, ऐसा तो है नहीं साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ऐसा सीन नहीं होता है, ठीक है। हाँ भाई, सती प्रथा अपन एक बात कर सकते हैं किसके ऊपर भाई, कुछ आगे जाके सती प्रथा जैसा एक सीन आया था भाई। सती प्रथा में क्या होता है भाई, पति के मरने के बाद पत्नी को भी उसकी चिता के साथ जल के जाना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी ऐसा ही कोई सीन हमें देखने को मिल रहा है। एक महिला एक पुरुष को एक साथ क्या कर रखा है, दफना रखा है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि भी साथ जिए या साथ मरे, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि देखो क्या है कि दोनों एक साथ की दुनिया छोड़ के जाने से तो रहे, वो आज के जमाने में पॉसिबल नहीं, उस जमाने में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यानी हो सकता है किसी एक के मरने के बाद इन्होंने दूसरे को जबरन क्या किया हो, मारा हो। जैसे सती प्रथा जब होती है तो जबरन जो भी पत्नी होती है उसको वहां चिता के साथ क्या करते हैं, चला जाता है। तो मतलब इन्हें किसी एक के मरने के बाद इन्होंने किसी को दूसरे को जबरन क्या होगा, मारा होगा, और मार के वहां पे क्या होगा, इन्होंने दफनाया होगा। तो कभी कभी ये लिखा जाता है कि इसके लिए इन्होंने किसका सहारा लिया है। वैसे ये लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं, तो इतिहास वाले यहाँ पे थोड़े से ठहर जाते हैं कि दोनों अगर एक साथ दुनिया छोड़ के नहीं गए तो किसी एक के मरने के बाद दूसरे को जबरन मारा होगा, और इसके लिए किसका सहारा लिया है। तो आजकल ये युगल शवादान की जगह आजकल ये वर्ड देखने को मिलता है। क्या कहोगे आप? तो युगल शवादान को चाहे हिंसात्मक शवादान, बात तो एक ही है। और ये किस सभ्यता में तुम्हें मिलेगा? कालीबंगा। और कालीबंगा में युगल शवादान के साक्ष्य किस आकृति की कब्र में है? वर्धाकार आकृति में। और युगल का मीनिंग है तो जोड़ा, यानी एक महिला एक पुरुष को क्या कर रखा है। और अपन चाहे तो और दिमाग लगा सकते हैं कि किसके मरने के बाद किसको जबरन मारा होगा। तुम गलत नहीं बता रहे हो, तुम सही बोल रहे हो। तुम क्या बोल रहे हो? सही बोल रहे हो। लेकिन तुम्हारी थ्योरी क्या कह रही है? मात्र सत्तात्मक। तुम्हारी थ्योरी क्या कह रही है कि इस सभ्यता का समाज क्या है, मात्र सत्तात्मक, यानी मात्र देवी उपासक, यानी माता का महत्व ज्यादा। किसका महत्व ज्यादा? ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन अपन भी गलत नहीं सोच रहे। अपन भी क्या है, गलत नहीं सोचे भाई। अपन लिख रहे ना कि इस सभ्यता का समाज जो है वो क्या है, मात्र देवी उपासक है, मात्र सत्तात्मक, यानी माता का महत्व क्या है, ज्यादा। तो हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है, हो सकता है कि माता के मरने के बाद पिता को तो के लाए होंगे तेरा भी काम हो गया, तुझे भी जाना। लेकिन ऐसा, लेकिन अपन गलत भी आइडिया नहीं लगा, क्योंकि थ्योरी अपनी यही कह रही कि सभ्यता का समाज क्या है, यानी माता का महत्व ज्यादा। तो कहीं हो सकता है कि माता के मरने के बाद पिता को मार के इन लोगों ने दफनाया होगा। और इसके अलावा एक जो बची है, कौन सी आकृति कब्र? आदि आयताकार आदि। क्योंकि जो हम लोगों ने क्या ढूंढी थी, जो हमने 6 छेद वाली बालक की क्या निकाली थी, वो खोपड़ी किस आकृति की कब्र में ही थी। यानी कालीबंगा में कब्रिस्तान किस डायरेक्शन में मिला है? दक्षिण में, जहां शवों को जलाने और दफनाने दोनों के क्या मिले हैं, साक्ष्य। जलाने के अंदर तो किस प्रकार के शवादान है? कलश शवादान का मीनिंग समझ गए। अस्थियों के कलश को प्रवाहित नहीं करेंगे, जमीन में वापस क्या कर देंगे, दफना देंगे। और 3 आकृति क्या मिली है कब्र, जिनमें सबसे ज्यादा कौन सी आकृति की है? आयताकार है। तो लिखो, देखें, देखो कालीबंगा के दक्षिण में कालीबंगा के दक्षिण में कालीबंगा के दक्षिण में कालीबंगा के दक्षिण में कब्रिस्तान मिला है। देखो, कालीबंगा के दक्षिण में कब्रिस्तान मिला है। कालीबंगा के दक्षिण में कब्रिस्तान मिला है। दक्षिण में कब्रिस्तान मिला है, जहां शवों की अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मीनिंग जलाने से है ना, देखो, जहां शवों की अंत्येष्टि व दफनाने दोनों के प्रमाण मिले हैं। जहां शवों की अंत्येष्टि व दफनाने दोनों के प्रमाण मिले हैं। जहां शवों की अंत्येष्टि व दफनाने दोनों के प्रमाण मिले हैं। जहां शवों की अंत्येष्टि व दफनाने दोनों के प्रमाण मिले हैं। दोनों के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो कालीबंगा से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो कालीबंगा में, लिखो कालीबंगा में निम्न तीन आकृति की
कब्र मिली है। कालीबंगा में निम्न 3 आकृति की कब्र मिली है। कालीबंगा में निम्न 3 आकृति की कब्र मिली है। निम्न 3 आकृति की कब्र मिली है। कब्र मिली है। फर्स्ट लिखो आयताकार। फर्स्ट लिखो आयताकार। देखो सर्वाधिक इसी आकृति की कब्र थी। देखो सर्वाधिक इसी आकृति की कब्र थी। 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 इसी आकृति की कब्र थी जहां शव को जहां शव को जहां शव को मृत भांड के साथ दफनाया गया था। जिसमें शव को मृत भांड के साथ दफनाया गया था। जिसमें शव को मृत भांड के साथ दफनाया गया था। जिसमें शव को मृत भांड के साथ दफनाया गया था। मृत भांड के साथ दफनाया गया था। नेक्स्ट लिखो। देखो शव का सिर उत्तर में व पेड़ दक्षिण में थे। शव का सिर उत्तर में व पेड़ दक्षिण में थे। शव का सिर उत्तर में व पेड़ दक्षिण में थे। नेक्स्ट लिखो। सेकंड लिखो वृत्ताकार। ये इसको गोलाकार भी कह सकते हो ना। यही थोड़ी खास है ना। लिखो लिखो इसी आकृति की कब्र में इसी आकृति की कब्र में युगल शवाधान। युगल का मीनिंग जोड़ा। एक महिला एक पुरुष को एक साथ दफनाया ना। लिखो इसी आकृति की कब्र में युगल शवाधान या हिंसात्मक शवाधान के प्रमाण मिले हैं। युगल शवाधान या हिंसात्मक शवाधान के प्रमाण मिले हैं। युगल शवाधान या हिंसात्मक शवाधान के प्रमाण मिले हैं। युगल शवाधान या हिंसात्मक शवाधान के प्रमाण मिले हैं। युगल शवाधान या हिंसात्मक शवाधान के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट लिखो मिश्रित। मिश्रित क्या है? आदि तो क्या हो जाएगी? आयताकार। और आदि क्या हो जाएगी? गोलाकार या वृत्ताकार। लिखो मिश्रित। मिश्रित में क्या हो जाएगा? आधा तो आयताकार और आधा क्या हो जाएगा? वर्गाकार। और लिखो इसी आकृति की कब्र में इसी आकृति की कब्र में बालक की खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। इसी आकृति की कब्र में बालक की खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। इसी आकृति की कब्र में बालक की खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। बालक की खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। बालक की खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। लिख दिया आप लोगों ने यहां तक। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि यहां एक प्रश्न बड़ा ये बनता है कि कालीबंगा में उत्खनन के क्या मिले हैं इस स्तर। ठीक है, देखो इसका एक अलग थ्योरी है, वो क्या मैं बताता हूँ कि कालीबंगा में उत्खनन के कितने स्तर मिले हैं। तो हमारा काम केवल इतना ही है कि कालीबंगा में उत्खनन के कितने स्तर मिले हैं? 5। अब 5 स्तर से मीनिंग ये है कि एक उत्खनन का स्तर 100 साल का होता है। मान लो कितने साल का होता है?
अब ये सभ्यता कब से कब तक चली है? 2300 से 1750 ईसा पूर्व। अब ऐसा तो ही नहीं कि एक मानव जो 700-800 सालों तक जी रहा है, यानी 100 साल के अंदर इनके लगातार बॉडी स्ट्रक्चर क्या हुए हैं, चेंज हुए। जैसे मैं कभी कभी क्या सोचता हूँ, जैसे 100 साल का एक मानव का जीवन है, ठीक है, जैसे मैं सोचता हूँ कि कुछ सालों बाद जो है कुछ ऐसा होगा, जो भी नए मानव पैदा होंगे आज से 50, 60 या 100 साल बाद, ठीक है, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उन मानव के अंदर एक हाथ भगवान पहले से लंबा बना के भेजेगा और एक हाथ क्या बना के भेजेगा, छोटा, ठीक है। और पता भगवान ऐसा क्यों करेगा? सबके आजकल नहीं तो खुद का फोटो खुद ही खींचते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, सेल्फी। तो परमानेंट भगवान एक सेल्फी हाथ बना के भेजेगा ताकि बीमारी खत्म। एक हाथ परमानेंट क्या आएगा, लंबा, और एक हाथ परमानेंट क्या आएगा, वो जिराफ जान, तो जिराफ भी, जिराफ वाला केस क्या है, यही तो है भाई। जिराफ कुत्ते जैसा था, कैसा था वो? अब धीरे धीरे उसकी गर्दन क्या होती गई, बड़ी, क्यों होती गई? हाँ, वो वनस्पति परिवर्तन हुए, वनस्पतियां ऊपर लगना क्या हो जाती है, शुरू। अब उसको वनस्पति खानी है तो उसके लिए उसको गर्दन क्या करनी पड़ी, बनानी पड़ी, और धीरे धीरे वो कुत्ता जैसा जिराफ तो वो एकदम लंबी गर्दन वाला क्या बन गया। अरे ऐसा ही है ना, एक किसका थ्योरी है, लेमार्क का कि डार्विन का है? हाँ, दोनों में से। अरे ऐसा ही है ना शायद। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जब इन्होंने यहाँ से बॉडी स्ट्रक्चर उठाए होंगे, उन शवों के ऊपर इन्होंने स्टडी की होगी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं परिवर्तन पाया होगा। और ऐसे परिवर्तन कितने स्तर के थे? तो कालीबंगा में उत्खनन के कितने स्तर मिले हैं? 5। हमें तो केवल इतना याद रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें पूछूं कि कालीबंगा के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या होगा, अरे क्या होगा? देखो, खेती पशुपालन होता है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन ये सिटी के लोग हैं, नगर के लोग हैं, उससे ज्यादा जनसंख्या किसमें बिजी है? व्यापार में। और व्यापार में भी किस चीज का सबसे ज्यादा काम होता है? तो आप बताओगे कि सबसे ज्यादा काम जो है वो किसका होता है? मृदबाण निर्माण। मृदबाण का मीनिंग होता है मिट्टी का बर्तन। अब मिट्टी का बर्तन बनाना कालीबंगा के लोगों का मुख्य पेशा था। मिट्टी का बर्तन बनाना कालीबंगा के लोगों का क्या था? मुख्य पेशा। अब अपन सोचते हैं मिट्टी का बर्तन था, कोई बना लेता होगा, लेकिन फिर भी कालीबंगा के मिट्टी के बर्तन इतने खास क्यों थे और इतने जोरदार कालीबंगा के मिट्टी के बर्तन थे कि ये ठेठ मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर क्या होते हैं, बिकने चाहते हैं। मतलब कोई ना कोई तो बड़ी विशेषता है। वो विशेषता क्या, वो भी अपन आगे देखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे है क्या, वो देखो कि ये नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता, इसलिए इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? और एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, आयात निर्यात होता है। कालीबंगा की चीजें ठेठ कहां बिकने जा रही है? मेसोपोटामिया के मार्केट के अंदर बिक रही है। और पता है, इतना लंबा चौड़ा अगर इन लोगों का व्यापार है, लेकिन व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज तो इन लोगों के पास है ही नहीं। और व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? पैसा। क्या होता है? और पैसे नाम की तो इस जमाने में है नहीं, लेकिन फिर भी इतना लंबा चौड़ा व्यापार कैसे होता है? तो ये लोग, व्यापार का आधार जो था इस समय, व्यापार का आधार जो था वो क्या था? वस्तु विनिमय, यानी वस्तुओं के आदान प्रदान से इन लोगों का क्या चलता है? व्यापार चलता है। अब यहां से काम की चीज आगे क्या, वो देखो। हाँ, जीवन भी ठीक है। अब एक चीज जो यहाँ पे सबसे खास है वो देखो कि व्यापार में एक टेक्निकल चीज का यूज होता है, और व्यापार में जिस टेक्निकल चीज का यूज होता है वो क्या है? मोहर। अब मोहर जो है इस ब्लैक बोर्ड जितनी बड़ी भी हो सकती है, या अटेस्टेड करने की सील आते हैं जब अपन गजेटेड से साइन कराते हैं, इतना छोटा भी क्या हो सकता है? मोहर। अब मोहर का यूज जो है वो किस में हो रहा है? व्यापार में। मोहर का यूज जो है वो किस में हो रहा है? व्यापार में। अब मोहर का यूज व्यापार में ऐसा नहीं है कि अपन दुकान वाले को 2-4 मोहर दे देगा, वो 2-4 चॉकलेट अपने को दे देगा, ऐसा नहीं है। मोहर केवल वस्तु को पहचानने का साधन मात्र है। मोहर केवल क्या है? वस्तु को पहचानने का साधन मात्र है। मान लो कालीबंगा के लोगों ने कोई चीज बनाई, और कालीबंगा के लोगों की कोई चीज जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से बाजार में बिक रही है? मोहनजोदड़ो के बाजार में बिक रही है। अब मोहनजोदड़ो के मार्केट में अगर कोई आदमी चीज खरीद रहा होगा, उसको कैसे आइडिया लगेगा कि मैं जो इस मार्केट में वस्तु खरीद रहा हूं वो कहाँ के लोगों ने बनाई है? तो वहां की क्या पहचान लेगा? एक तो मोहर का यूज ऐसा है। इसके अलावा ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पार्सल भेजते हैं, यानी माल भेजेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक। तो क्या करेंगे, जहां पे भी इन्होंने माल को पैकिंग किया या गांठ लगाई, उस गांठ के ऊपर भी क्या लगा देंगे? मोहर का ठप्पा। अगर वो गांठ खुली हुई होगी तो मोहर क्या होगी? हट जाएगी। अगर नहीं खुली हुई है, मोहर सेफ है, तो वो पहचान जाएंगे कि जो पार्सल हमारे पास इतनी दूर पहुंचा है उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं हुई है। अब मोहर का यूज जो है व्यापार में, अब हमारे लिए काम की चीज क्या, वो देखो कि मोहर जो है वो किसकी बनी थी? तो आप बताओगे कि मोहर जो है वो किसकी बनी है? शेलखड़ी। शेलखड़ी एक पत्थर है जिसको कूट कर रेत बना देते हैं, और फिर उस रेत से क्या डिजाइन करते हैं, ये मोहर है। तो एक तो शेलखड़ी को कहा जाता है कुछ ऐसा भी कि शेलखड़ी को जो है वो क्या कहा जाएगा? तो शेलखड़ी को क्या जाएगा? स्टेटाइल। स्टेटाइल यानी क्या है अपने लिए? शेलखड़ी। और इस सभ्यता में हमें किस आकृति की मोहरें मिली है?
तो आप बताओगे कि इस सभ्यता में हमें किस आकृति की मोहरें मिली है? बेलनाकार आकृति की क्या मिली है? मोहरें। और बेलनाकार आकृति की मोहरें कालीबंगा में मिली है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये मोहरें जो हैं ये शायद यहाँ की है। कुछ इतिहासकार कंफर्म करते, कुछ नहीं करते। कहा की है मेसोपोटामिया। तो ऐसा भी कि हमें लिखा हुआ मिल जाए कि मेसोपोटामिया की मोहरें तुम्हें राजस्थान की किसी सभ्यता से मिल सके, जैसे तुम्हारा ऐसा प्रश्न बन भी नहीं सकता। तुम्हारे मूल में सभ्यता केवल कितनी है, या तुम्हारा आंसर कालीबंगा या हाट, तुम्हारा ऐसा प्रश्न आ भी नहीं सकता। कि दो ऑप्शन तो वैसे तुम्हारे लिए नहीं होंगे, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की मोहरें अगर कहीं दिख जाए तो तुम कहां ढूंढोगे? कालीबंगा में। और ये मोहरें किस आकृति की बताइए? बेलनाकार आकृति की। लेकिन ये उत्खनन का स्तर कितना था, ये प्रश्न आता। कितना बताओगे? 5। तो लिखो, देखें लिखो कालीबंगा में, कालीबंगा में उत्खनन के, कालीबंगा में उत्खनन के, कालीबंगा में उत्खनन के 5 स्तर मिले हैं। कालीबंगा में उत्खनन के 5 स्तर मिले हैं। कालीबंगा में उत्खनन के 5 स्तर मिले हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो प्रमुख व्यवसाय, लिखो प्रमुख व्यवसाय, लिखो व्यापार, लिखो प्रमुख व्यवसाय व्यापार, प्रमुख व्यवसाय व्यापार। और व्यापार के अंदर भी लिखना मृद भांड निर्माण। व्यापार के अंदर भी लिखना मृद भांड निर्माण, मृद भांड निर्माण। नेक्स्ट लिखो, देखो इस समय व्यापार का आधार, इस समय व्यापार का आधार वस्तु विनिमय था। इस समय व्यापार का आधार वस्तु विनिमय था। इस समय व्यापार का आधार वस्तु विनिमय था, वस्तु विनिमय था। नेक्स्ट लिखो, लिखो व्यापार में, लिखो व्यापार में मोहरों का प्रयोग होता था। व्यापार में मोहरों का प्रयोग होता था। व्यापार में मोहरों का प्रयोग होता था। और ये मोहरें, मोहरों का प्रयोग होता था। और ये मोहरें, और ये मोहरें शेल खड़ी, और ये मोहरें शेल खड़ी या स्टेटाइल, ये मोहरें शेल खड़ी या स्टेटाइल की बनी थी। ये मोहरें शेल खड़ी या स्टेटाइल की बनी थी, शेल खड़ी या स्टेटाइल की बनी थी। नेक्स्ट लिखो, लिखो कालीबंगा से, लिखो कालीबंगा से बेलनाकार आकृति की, कालीबंगा से बेलनाकार आकृति की, कालीबंगा से बेलनाकार आकृति की मोहरें मिली है। कालीबंगा से बेलनाकार आकृति की मोहरें मिली है। कालीबंगा से बेलनाकार आकृति की मोहरें मिली है, जिसका संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़ा जाता है। कालीबंगा से बेलनाकार आकृति की मोहरें मिली है, जिसका संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़ा जाता है, जिसका संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़ा जाता है, जिसका संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़ा जाता है। लिख दिया आप सब लोगों ने यहां तक, ठीक है। अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि ये वो सभ्यता भी है जहां हमें किसका साक्ष्य भी मिला है, वो उत्खनन वाला लिख दिया था अपन ने 5 स्तर, ठीक है। अब ये वो सभ्यता भी है जहां हमें किसका साक्ष्य मिला है, लिपि का। अब जो क्या है कि लिपि का साक्ष्य मिल रहा है तो तुम लोग क्या दिमाग लगाओगे? हाँ ठीक, मतलब लिखने पढ़ने का काम क्या होगा इन लोगों का, होगा ही होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है, वो देखो कि इस सभ्यता की लिपि के लिए ऐसा,
कि इस सभ्यता की लिपि जो है उसे क्या बोलेंगे, या इनकी लैंग्वेज में अगर कहें कौन सी लिपि, कुछ टेक्निकल नाम भी है। इस सभ्यता की लिपि का एक नाम जो है वो क्या है, या इस सभ्यता की लिपि को क्या भी कहा जाता है। तो आप बताओगे कि इस सभ्यता की लिपि को क्या भी कहा जाता है, ब्रोस्टोफिडन। यानी एक ही लिपि कितने नाम है, 4। क्या क्या, भाव चित्रात्मक, सैंधव लिपि, पिक्टोग्राफ, या उसे क्या कहेंगे, ब्रोस्टोफिडन। अब जो क्या है कि ये वो लिपि है जिसको तुम यूं समझो कि ना तो लिखने के काम आती ना पढ़ने के काम आती। ये वो लिपि है जिसको केवल समझा जा सकता है, वो किसके माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, या इनके कुछ फेमस क्या है, चिन्ह है। क्या है, चिन्ह है। अब इस लिपि को लिखने का तरीका है, कहां से लिखना शुरू करना है, दाएं से कहां जाएंगे, बाएं की ओर। और हम लोग तो क्या करते हैं, वापस पेन उठा के अपनी जगह से लिखना क्या करेंगे, शुरू, ये नहीं करेंगे, ये वापस इधर से ही लिखना शुरू करेंगे और लगातार इसी सर्पिलाकार क्रम के अंदर क्या लिख दी जाएगी, लिपि लिख दी जाएगी। और बीच में जो ये स्पेस बन जाते हैं, बीच में जो ये स्पेस बन जाते हैं, इनके कुछ चित्र या चिन्ह फिक्स है। मतलब जैसे किसी एक आदमी को दूसरे आदमी की थप्पड़ लगानी है तो क्या करेंगे लोग, एक आदमी का फोटो, फिर दूसरे का फोटो, एक पे हाथ उठा हुआ, तीसरे पे खाया हुआ, फिर रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, मतलब समझ जाएंगे कि इन लोगों को काम क्या करना है। यानी ये लिपि जो है वो चिन्हों के माध्यम से केवल समझी जा सकती है, और चिन्ह से ये आइडिया लगा लेते हैं कि हमें कौन सा काम करना है। तो इस सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक, सैंधव या पिक्टोग्राफ या क्या कह सकते हैं, ब्रोस्टोफिडन। अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि इतिहास जो है वो कितने कालों में डिवाइड है, 3 कालों में। इतिहास का एक जमाना तो कहलाता है ऐसा, क्या कहलाता है, प्राक ऐतिहासिक काल। इतिहास का एक जमाना क्या कहलाता है, आद्य ऐतिहासिक। और इतिहास का एक जमाना जो है वो क्या कहलाता है, ऐतिहासिक। तो इतिहास इस तरह से अपने आप में 3 कालों में डिवाइड है, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब इनमें बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अपने यूं समझो, प्राक ऐतिहासिक इतिहास का वो जमाना है जिस जमाने का किसी प्रकार का लिखा हुआ साक्ष्य उपलब्धि, जब लिखा हुआ ही नहीं है तो ये तो काम है ही नहीं, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक वो जमाना है जिस जमाने का कुछ लिखा हुआ साक्ष्य तो क्या है, उपलब्ध है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा लिख दिया जिसको आज दिन तक इतिहास वाले नहीं पढ़ पाए। ऐतिहासिक क्या, जो भी हमारा कल बीत रहा है, यस्टरडे, वो सबका सब किस में जुड़ रहा है, ऐतिहासिक में। मतलब इस जमाने का हमारे पास क्या है, लिखा हुआ साक्ष्य भी है, और इन लोगों ने ऐसा लिखा जिसको आज हम लोग क्या कर पा रहे हैं। बस तुम्हें कालीबंगा को इन तीनों में से किसी एक काल में सेट करना है, तो किसमें सेट करोगे, तो इस काल का लिखा हुआ तो उपलब्ध है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा लिख दिया जिसको आज हम तक वो पढ़ नहीं पाए। जैसे कालीबंगा सभ्यता धातु काल के अनुसार कौन से काल की सभ्यता है, कांस्य युगीन। वैसे इतिहास के काल के अनुसार कौन से काल की सभ्यता है, आदि ऐतिहासिक। मतलब इस जमाने का लिखा हुआ तो है, लेकिन ऐसा लिखा जिसको आज दिन तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, ठीक है। तो इस सभ्यता की लिपि के एक तो कितने नाम निकल जाते हैं, 4 नाम निकल जाते हैं। कौन कौन से, भाव चित्रात्मक, सैंधव, पिक्टोग्राफ और ब्रोस्टोफिडन। और इस सभ्यता की लिपि का साक्ष्य अगर तुम देखना चाहो कि इस सभ्यता का लिखा हुआ तुम्हें कहां मिल सकता है, तो सबसे खास इस सभ्यता का लिखा हुआ तुम्हें कहां से मिल जाएगा, यानी मोहर जो है इस कालीबंगा सभ्यता की, कौन से साक्ष्य हैं, अभिलेख के साक्ष्य। मोहर जो है कालीबंगा सभ्यता की कौन से साक्ष्य हैं, अभिलेख के साक्ष्य। मतलब इस सभ्यता के बारे में कुछ लिखा हुआ अगर तुम्हें देखने को मिले तो केवल कहां देखने को मिल सकता है, मोहर के ऊपर। तो लिखो नेक्स्ट, लिखो इस सभ्यता की लिपि को, इस सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक, इस सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक, इस सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक या सैंधव लिपि, इस सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक या सैंधव लिपि या पिक्टोग्राफ, इस सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक या सैंधव लिपि या पिक्टोग्राफ या ब्रोस्टोफिडन कहा जाता है। भाव चित्रात्मक या सैंधव लिपि या पिक्टोग्राफ या ब्रोस्टोफिडन कहा जाता है। या ब्रोस्टोफिडन कहा जाता है, ब्रोस्टोफिडन कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो, लिखो इस लिपि को, देखो इस लिपि को दाएं से बाएं, देखो इस लिपि को दाएं से बाएं व बाएं से दाएं, देखो इस लिपि को दाएं से बाएं व बाएं से दाएं
लगातार सर्पिलाकार क्रम में लिखा जाता है। इस लिपि को दाएं से बाएं व बाएं से दाएं लगातार सर्पिलाकार क्रम में लिखा जाता है। 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 नेक्स्ट लिखो। लिखो, इस लिपि के साक्ष्य नेक्स्ट लिखो, इस लिपि के साक्ष्य मोहरों से मिले हैं। इस लिपि के साक्ष्य मोहरों से मिले हैं। इस लिपि के साक्ष्य मोहरों से मिले हैं। मोहरों से मिले हैं। वह मोहरे इस सभ्यता की वह मोहरे इस सभ्यता की अभिलेख साक्ष्य हैं। वह मोहरे इस सभ्यता की अभिलेख साक्ष्य हैं। वह मोहरे इस सभ्यता की अभिलेख साक्ष्य हैं। मोहरे इस सभ्यता की अभिलेख साक्ष्य हैं। नेक्स्ट लिखो। लिखो, इतिहास के काल के अनुसार लिखो, इतिहास के काल के अनुसार यह सभ्यता इतिहास के काल के अनुसार यह सभ्यता इतिहास के काल के अनुसार यह सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। इतिहास के काल के अनुसार यह सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। इतिहास के काल के अनुसार यह सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। मतलब इस जमाने का लिखा हुआ तो है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा लिख दिया कि जिसको हम आज दिन तक पढ़ नहीं पाए। और इसके अलावा कि कालीबंगा सभ्यता जो है वो किस सभ्यता का पार्ट है? सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया शहर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया शहर कौन सा है? हड़प्पा है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को ही किस नाम से और पुकारते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को चाहे हड़प्पा सभ्यता, बात एक ही है। और हमारा कालीबंगा जो है वो इसी सभ्यता का एक अंग है, इसी सभ्यता का एक भाग है। तो कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का किस प्रकार का स्थल है? तो कालीबंगा सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? एक तो प्राक हड़प्पा कालीन, ठीक है। कौन सा भी स्थल है? कौन सा भी स्थल है? हड़प्पा कालीन। और कौन सा भी स्थल है? तो कौन सा भी स्थल है? तो आप बताओगे कौन सा भी स्थल है? उत्तर हड़प्पा कालीन। आज तो हम कालीबंगा को किसके साथ रख के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इतिहास वाले कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण ऐसे हैं कालीबंगा के अंदर जब इतिहास में पैदा ही नहीं हुई थी। कौन सी सभ्यता? उससे पहले कौन पैदा हो चुकी थी? इसलिए किस प्रकार के अवशेष है? प्राक हड़प्पा, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के। जब कौन सी सभ्यता का जन्म हुआ तब भी लाइफ चल रही है किसकी? यानी कौन से अवशेष मिले हैं? और जब किस सभ्यता का विनाश हो गया तब भी आगे तक जिंदा रहा कौन सा शहर? तो सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के बाद के अवशेष भी मिले हैं, तो क्या लिखा जाएगा? उत्तर हड़प्पा कालीन। तो प्राक हड़प्पा कालीन केंद्र भी है, हड़प्पा कालीन केंद्र भी है और उत्तर हड़प्पा कालीन भी केंद्र है। तो एक लास्ट लाइन यहां से लिखो। देखो, कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का प्राक हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्राक हड़प्पा कोमा हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा कोमा हड़प्पा कालीन व उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। प्राक हड़प्पा कालीन, कोमा हड़प्पा कालीन व उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। प्राक हड़प्पा कालीन, कोमा हड़प्पा कालीन व उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है। यहाँ पे कौन सी सभ्यता कंप्लीट होती है? कालीबंगा। एक दो बातें छोटी सी है वो अपन कल आके सीखे। कल आर्थ सभ्यता पढ़ना क्या करेंगे शुरू करते, बाकी बात कल करते हैं।